silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, लेकिन एक चीज़ नहीं कर रहे हो, वो है लेक्चर्स शेयर करना. मेक श्योर कि आप इन सेशंस को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर सिविल सर्विसेज, एसएससी और एनी अदर एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक जगह काम आते हैं, राइट. अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ शेयर करो. और दूसरी चीज़ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ comments in the feedback, basically in your feedback in the comment section. बहुत ज़रूरी है. तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है. और हाँ, सेशंस लाइक तो कर ही दिया करो. whenever you are like seeing these lectures, do mark your attendance by liking these lectures. ये मैं बार बार बोलती हूँ, करता कोई नहीं है. जो करते हैं वो पता चल रहा है कौन करता है. तो बाकी जो भी देख रहे हैं गाइज, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दीज 2 to 3 थिंग्स. और आपका कोई 3-4 मिनट भी नहीं लगने. इट विल हार्डली टेक अ मिनट ऑफ योर्स. Okay, so moving ahead with this particular session, these are the articles that we have to cover. Prelims के point of view से भी है, mains के perspective से भी है, right? So let me give you a brief कि हम क्या आज cover करने वाले हैं ताकि वो connectivity बनी रहे. Indo-Pacific Economic Framework, it is in news, तो we'll talk about it in detail कि क्या है ये framework, क्यों न्यूज़ में है ये framework. सबने सुना ही होगा, this Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF. ये आपके GS पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स, उन सब में आप इसको लिंक कर सकते हो. दिस एग्रीमेंट इज रिसेंटली साइंड, दिस इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF, रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट, राइट. तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस एग्रीमेंट के बारे में. अगर हाल फिलहाल मैंने आपके साथ 2+2 मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट, इंडिया यूएस की. तो यहाँ पर भी ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, कैसी, इट्स अ रीजनल अरेंजमेंट, किसने ये लॉन्च करी, इस फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है, और ये इसमें कौन से पिलर्स आते हैं. दिस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रेस्ट ब्रॉडली ऑन हाउ मेनी पिलर्स, right? India is actively participating in it or not? Is India participating in all its pillars? यहाँ से statements बन सकते हैं prelims के लिए भी. So cover करेंगे in detail. Then you have India International Science Festival. तो कैसा फेस्टिवल है, क्या होता है, इसके पीछे का पर्पस, इस बार का कौन सा एडिशन, वेयर इट विल बी हेल्ड एट, राइट, कब होगा, एंड इसकी थीम क्या है. तो ये सारी बातें जो हैं वो हम कवर करेंगे. ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है. देन यू हैव GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में PMPVTG डेवलपमेंट मिशन. प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, जो कि एम्पावर करता है ट्राइबल्स को, राइट. अब ये PVTGs पे ना UPSC ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी कि क्या क्राइटेरिया है कि दिस इज अ PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आने वाली ट्राइब. प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल, दिस मिशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम कौन, हु आर PVTGs, ये मिशन क्या है, ये सारी बातें कवर करेंगे इसमें कंप्लीटली. देन यू हैव वन स्टेशन वन प्रोडक्ट. क्या है ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट? आपके GS पेपर 2 वंस अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक करता है. जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपको बताऊंगी. ये एक मेंस का आर्टिकल है, इशू ऑफ राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड्स, और ये आपके इंटरव्यू में भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं. सो ये बेसिकली आप GS पेपर 1, GS पेपर 2 दोनों से लिंक कर सकते हो. ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैम क्या ये लिंक बता रहे हैं कि ये लिंक, ये वो लिंक, ज़रूरत नहीं है. अगर किसी को ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि ये लिंकेज कौन से पेपर से, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो ये इनिशियल 5 मिनट्स अगर आप नहीं देख रहे हो तो कैसे नोट्स बनाओगे वो भी मुझे नहीं समझ आएगा. अगर यही नहीं पता कि ये आर्टिकल मेरा यहाँ काम आएगा, ये आर्टिकल वहाँ काम आएगा, तो
कैसे कनेक्ट कैसे करोगे, है ना? प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड तैयारी है, मेंस में भी जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 आप सब कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टिविटी फाइंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जीएस पेपर 1 पेपर 2 में पॉपुलेशन और उससे एसोसिएटेड इश्यूज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, हेल्थ में, हर एक सेक्शन से लिंक हो सकता है। इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज से लिंक कर सकते हो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इश्यूज ऑफ सुसाइड केसेस इन एजुकेशनल हब्स, तो यहां से ये आपके मेंस का आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इन डिटेल, क्यों न्यूज में है, क्या सरकार के इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में है, विल टेक इट अप इन डिटेल वन बाय वन। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। पहले तो यूपीएससी पूछेगी या कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि इट इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज। क्या है ये इनिशिएटिव? सो इट इज अ प्लान started by Indian Railways, part of the Ministry of Railways. Goal is to support local businesses and products. मतलब that idea of promoting, the idea of that buying and supporting the things that are made locally. हम बात करते हैं ना go for local, तो उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए हम बोल तो देते हैं गो फॉर लोकल, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, दैट इज गुड गवर्नेंस। उसका इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज बना के रख देना एक तरफ, राइट, लेकिन उस पर काम करना एक तरफ, दैट इज गुड गवर्नेंस। सो ये इनिशिएटिव क्या कर रहा है? ये इनिशिएटिव उसी चीज को सपोर्ट करता है जो प्रोडक्ट्स लोकली बनते हैं। कैसे सपोर्ट करोगे आप? सो दिस इनिशिएटिव, इन सिंपल टर्म्स आई एम टेलिंग यू, इट क्रिएट्स लाइक स्पेशल शॉप्स एट रेलवे स्टेशंस वेयर लोकल पीपल कैन सेल देयर यूनिक प्रोडक्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये शॉप्स जो हैं, दे आर डिजाइंड इन अ स्पेशल वे बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। The scheme is designed by National Institute of Design Ahmedabad. इसका aim क्या है वो मैंने आपको बता दिया. So it is done to make them, the designing is done to make them attractive and appealing. So the idea is, इसके पीछे का overall idea क्या है? To turn each railway station into a sort of hub. A hub that promotes and showcase the products, those products that are made by local artisans and businesses. तो जो स्कीम है ये ऑपरेट करती है बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब मैं, आप इसके पीछे आइडिया समझ रहे हो? मैं बोलूँ कि गो फॉर लोकल, लोकल चीज़ें खरीदो, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। कैसे करो? तो ऐसे कर सकते हैं आप। रेलवे स्टेशन के पास यू कैन क्रिएट दीज हब्स, मतलब सॉर्ट ऑफ अ हब जहाँ पर लोकल शॉप्स होंगी, राइट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएं। एंड दिस इज डन ऑन रोटेटिंग बेसिस, ताकि हर एक को एक चांस मिले। मैं आपको इसका क्राइटेरिया भी आगे बताऊंगी। सो ये तो समझ आ गया कि इट्स अ वे फॉर इंडियन रेलवेज टू सपोर्ट लोकल बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स, राइट। नाउ अंडर दिस स्कीम the allotment is done to all the eligible applicants on rotational basis. So how it works that I'll tell, but इसका आपको विजन पता चल गया, vocal for local, to sell indigenous products nationwide. अब ये जो स्कीम है ना, it was started on 25th of March 2022. तो फोकस किस पे कर रही है? ऑन सपोर्टिंग वेरियस लोकल आर्टिजन्स लाइक पोर्टर्स, वीवर्स, ट्राइबल्स. अब now how it works. So if someone wants to participate, they need to deposit ₹1,000 with the railways. 1,000 रुपए. In return, they are given a temporary stall. 15 दिन के लिए आप 1,000 रुपए देंगे, 15 दिन के लिए आपको एक स्पेस मिल गया. It's like a small shop space, right? So these special sale outlets are set up at the railway stations all across the country. So if you are a local producer, you get a chance कि मतलब I am producing any product, मेरा एक अच्छा product है, मुझे एक मौका चाहिए कि मैं उसको showcase करूँ, अपने product को बेचूँ, तो ये एक best opportunity है. तो यहाँ पर selection process कैसे होता है? Through tendering process. So यहाँ पर the railways use this tendering process to decide who gets the opportunity. मतलब जो भी interested people है और businesses हैं, they needs to apply and railways choose on based on their certain criteria. Now different regions of the country, zonal railways जैसे हम बोलते हैं, they are responsible for figuring out कि कौन सा station suitable है, कौन से products eligible हैं,
कौन वेंडर होगा. सो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेकिंग श्योर दैट द स्कीम रन स्मूथली इन देयर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एरियाज. सॉर्टेड है. Then moving on to the other article of issue of rising student suicides in कोटा. अब यहाँ पर रेफरेंस कोटा है, बट हमारे लिए ये आर्टिकल हर एक पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो, क्योंकि है तो कॉमन ही ना. तो जीएस जरूरी तो नहीं है सिर्फ कोटा के लिए स्पेसिफिक है. जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों में आप इसको लिंक कर सकते हो. नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? नाउ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? रिसेंटली सर्वे वाज डन by Lokniti Center for Study of Developing Societies. They brought attention to a problem that is very worrying, concerning, that is increase in the student suicides in Kota. अब इस सर्वे के अंदर फेस टू फेस क्वेश्चनेयर हुआ था. Over 100 students in October 2023, this survey involved taking this face-to-face over with students, and the students were asked the questions using a planned set of कुछ questions थे वो उनसे पूछे गए. 30% जो students थे that were surveyed were girls also, मतलब it indicated कि both girls and boys were a part of it, and majority of the students studying in the coaching centers. देखो कोटा में जो इंजीनियरिंग जेई मेंस के एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोटा हब है उस चीज का. दे कम टू कोटा फ्रॉम वेरियस. राजस्थान, किसी को नहीं पता हो कोटा कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है. सो इट कम फ्रॉम स्टेट्स. दे कम फ्रॉम स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी. नाउ नियरली हाफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स विद ओनली 14% कमिंग फ्रॉम विलेजेस. क्या रीजन है फॉर मोर स्टूडेंट्स गोइंग टू कोटा? A lot of students, पहला तो है फैमिली इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स. ये तो आप लोग कहोगे हमारे साथ भी है, हर किसी के साथ है. A lot of students have family members or relatives who studied in Kota. This influence from close ones होता है ना, often leads them to decide कि चलो अच्छा मामा का बेटा या बुआ की बेटी या बुआ का बेटा आईआईटी में पढ़ रहा है, कोटा से कोचिंग ली थी, 10th के बाद ही चले गए थे, तो एक प्रथा बन गई कि 10th के बाद बच्चा कोटा ही जाएगा. अब बच्चे से नहीं पूछा कि बच्चा क्या करना चाहता है. दैट इज दिस केस. एक ये भी हो सकता है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हु स्टडीड इन कोटा इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन टू कम टू कोटा. एक्चुअली ये एक पॉसिबल एक एग्जाम्पल भी है इन माई फैमिली ऑल्सो. तो एक्सटेंडेड फैमिली में ऑल माई कजन्स वेंट टू कोटा. आई हैव मेनी रिलेटिव्स इन कोटा एज वेल. तो चलो कोटा, चलो कोटा. बच्चे ने क्या करना है वो नहीं पूछना है, कोटा चलो, आईआईटी की तैयारी ही करनी है जैसे सबने. चलिए, एंट्रेंस एग्जाम फोकस. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स इन कोटा आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट, जेई. जैसे राजेंद्र नगर इज हब फॉर यूपीएससी. सो गर्ल्स ऑफन फोकस मोर ऑन नीट. ये ऐसा मैं नहीं कह रही, सर्वे में ही है. वाइल बॉयज टेंड टू फेवर जेई. तो एंट्रेंस एग्जाम ऐसा लगता है एनवायरनमेंट भी वही मिलेगा जैसे हम राजेंद्र नगर सोचते हैं. नाउ टू गेट इनटू दीज एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो क्लियर. ऐसा तो है नहीं 10th के बाद चले गए तो 11th 12th नहीं करनी. जो उनके रेगुलर बोर्ड एग्जाम्स हैं उन्हें वो भी क्लियर करने पड़ेंगे. सो दे आर एनरोल्ड इन डमी स्कूल्स, है ना. सो दीज आर लाइक स्पेशल स्कूल्स जहाँ पर आपको रेगुलर अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती. दे एग्जिस्ट ताकि बच्चों को हेल्प कर सकें कि वो बोर्ड एग्जाम्स में आके अपीयर कर जाए. उनको डेली अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राइट. सो ये उसकी बात हो गई. अब ये आपके मेंस में आप आंसर राइटिंग में डेटा है. सिंपली डेटा कुछ समझने का नहीं है, मैं बताऊंगी क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में इसको कोट करने के लिए. जब आपके मेंस में एक एग्जामिनर डेटा ढूंढ रहा होता है कि क्या फैक्ट्स आपके पास हैं, सो ये फैक्ट्स हैं हमारे पास. हम सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते हैं. सो ओवरऑल अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ सुसाइड स्टेटिस्टिक्स को इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2021 क्या कहती है? इंडिया के अंदर 2021 में अ टोटल ऑफ 1,64,000 सुसाइड्स वर रिपोर्टेड इन द कंट्री. और ये 2020 के कंपैरेटिवली इट वाज 7.2% इंक्रीज. नाउ अगर मैं स्टूडेंट सुसाइड्स की भी बात करूं तो 2021 में ओवर 13,000 स्टूडेंट्स डाइड इन इंडिया एट अ रेट ऑफ मोर देन 35 एवरी डे. और ये 2020 के कंपैरिजन में 45% इंक्रीज है. ये डेटा ऑल्सो शोज अ शिफ्ट इन द परसेंटेज ऑफ विमेन स्टूडेंट सुसाइड्स ऑल्सो. मतलब
the percentage of women student suicides was at a 5-year low of 43.49% in 2021, right? तो ओवरऑल ये डेटा आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. मेरा कहने का मकसद ये है. अब 2019 से 2021 तक में द स्टेट्स विद हायर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड्स, अगर मैं वैसे बात करूँ, सो महाराष्ट्र उनमें से एक है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राइट. सो दिस इज द नंबर. मतलब 2021 की बात करूँ तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देन एमपी, देन वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्टेट्स हैं. लेकिन सवाल एक जरूर बनता है, क्या रीजंस हैं फॉर इंक्रीजिंग सुसाइड्स इन एजुकेशनल हब? लेट्स टॉक अबाउट इट. अच्छा, इनिशिएटिव्स आपके सामने आएंगे. मैं इनिशिएटिव्स की अभी बात नहीं करूंगी, ये विदाउट अ डाउट आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिमाग चलना चाहिए रीजंस पे. वे फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही सही. आप खुद से सोचो क्या रीजन है. एक बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर है? सबसे पहला ही एकेडमिक प्रेशर है. पेरेंट्स की, टीचर्स की, सोसाइटी की एक हाई एक्सपेक्टेशन है, और वो ही एक्सपेक्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है दैट लेड टू एक्सेसिव स्ट्रेस. प्रेशर कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है, और ये प्रेशर टू सक्सीड बच्चे के लिए कभी कभार, अगर मतलब इट माइट लीड टू वन ऑफ द रीजन. मतलब अगर वो फीलिंग ऑफ फेलियर ज़्यादा हो गई, होपलेसनेस हो गई, सो दैट इज एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. अगर आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, टीचर्स को है, सोसाइटी को है, सो स्ट्रेस मत लो. ये उन्हें भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अपने बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, क्योंकि वो एकेडमिक प्रेशर जो है ना, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. फिर दूसरी चीज़ होती है जब हम डिस्कस नहीं करते, मेंटल हेल्थ इश्यूज. दिस कैन बी द पॉसिबल रीजन. अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, इट कैन कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट सुसाइड्स. सो दीज कंडीशंस जो हैं ये एग्जिबिट हो जाती हैं बाय स्ट्रेस, बाय लोनलीनेस. अगर सपोर्ट नहीं है तो मेक श्योर आप किसी से अपने दिल की बात शेयर करें. तैयारी कैसी चल रही है, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी टेंशन है, एक आधा अच्छा दोस्त अपने पास रखें, कोई भी अपना क्लोज वन, जिससे आप सब कुछ शेयर कर पाएं. तीसरी चीज वही हो गई पॉसिबल रीजन, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. क्योंकि बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं. कोटा देखो, जो बहुत दूर कोटा से हैं, तो जैसे कोई बिहार से आ रहा है तो दे लीव अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. आप 10th के बाद ही चले गए, है ना. तो समटाइम्स वो आइसोलेशन और वो लोनलीनेस है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डील विद ऐसे अनफेमिलियर और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर. सो दैट कैन बी द पॉसिबल रीजन. फिर उसके बाद अगर बच्चा नहीं शेयर कर रहा और कोई फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं उसको कि मम्मी पापा से कैसे पैसे मांगे, है ना. सो दे फील रिलक्टेंट टू रीच आउट फॉर हेल्प व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग. सो अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये भी रहता है. एक फेलियर के आगे पीछे ना एक स्टिग्मा है, और फेलियर जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये हम समझते नहीं हैं. एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं. आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है. ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है यहाँ पर. ये बहुत ज़रूरी है समझना. एग्ज़ाम को हम जिंदगी मान लेते हैं, नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत, बहुत लंबी, बहुत अच्छी है. इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइफ, राइट. सो ये चीज़ें समझने की हैं. नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टू कर्ब सुसाइड? सो यहाँ पर ये इंडियन इनिशिएटिव्स जो हैं, जो हमारी सरकार ने लिए हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, मनोदर्पण इनिशिएटिव है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, किरण. सो जैसे टोल फ्री नंबर है यहाँ पर जो दिया जाता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल हु आर फेसिंग डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स. तो ये सारी चीज़ें. अब आपसे यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमें ये बताओ दैट क्या तरीका है, ये दिक्कतें पता चल गई हैं, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. इंटरव्यू में भी व्हाट कैन यू सजेस्ट? सी, फर्स्ट इज
providing students with access to mental health services, resources, counseling services, support groups, psychiatric services, ये सारी होनी चाहिए. Schools में भी, universities में भी, you must train teachers, staffs and students in the mental health first aid. पहली बात. दूसरी बात, ये जैसे पॉवर्टी, होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स ओवरऑल वेलबींग, ताकि उनका स्ट्रेस, उनकी एंग्जाइटी, उनका डिप्रेशन कम हो. नाउ मेंटल हेल्थ की तरफ भी वी नीड टू टेक पॉजिटिव एटीट्यूड. और ये हेल्प सीकिंग को आप प्रमोट करो है, मतलब उसको टेंशन हो रही है, क्या टेंशन ले रहा है यार, ऐसे नहीं. डिस्कशन होनी चाहिए, ओपन डिस्कशंस हो अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड. यूपीएससी ने सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वाई सुसाइड अमंग यंग विमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी. ये मेंस का क्वेश्चन है, अभी का ही, ऐसा नहीं है 10 साल पुराना हो, अभी का क्वेश्चन है, रीसेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो अब आपको इसका काफ़ी सारा कंटेंट आई थिंक मिल गया है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो आप लोग. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव द 9th edition of India International Science Festival 2023 will be held at Faridabad, Haryana from January 17th to 20th, 2024. Now let's talk about it. Now ये तो पता है it is scheduled to take place in Faridabad. This festival will be held at campus of Translational Health Science and Technology Institute and Regional Center Biotechnology of the Department of Biotechnology in Faridabad. तो basically it is a department. Theme important है, Science and Technology Public Outreach in Amrit Kaal. This is the theme. इसका aim क्या है? So it aims to create a platform that inspires, that engages various group of people, including like students हो गए, educators, scientists, entrepreneurs, industry professionals, science communicators, researchers. तो यहाँ पर this is a platform that engages them, that inspires students, and this festival will feature a total of 17 themes showcasing the scientific achievements. Diverse range of themes is designed to provide various benefits to the participants and the general public. Scientific topics और activities जो भी हैं, you will offer a broad spectrum of it. Right? थोड़ा सा इसकी पर्पस और इसकी हिस्ट्री के बारे में और समझते हैं. तो ये सिंपली एक ऐसा इवेंट है जो फोकस करता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्रिएटिविटी को और एनकरेज किया जाए, एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में और ज़्यादा टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. So it is to promote creativity in science, technology and innovation. So it is an effort led by Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Science with collaboration with, ठीक है, भारती. Since 2015, IISF has been organized 8 times in different parts of India. 8 बार हो चुका है, ये 9th edition है, मैंने आपको बता ही दिया. आई होप ये क्लियर हो गया. 2021 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दे जॉइंड IISF, बिकमिंग द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑल्सो, एंड दैट इज एक्सपेंशन ऑफ इट. नेक्स्ट यू हैव इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी recently signed an agreement to strengthen its supply chain and assure adherence to labor rules. Now let's talk about it. So Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF, has recently signed an agreement. Now what is IPEF? Simple, बिल्कुल simple terms में बताऊँ, ऐसा लगा लो एक टीम है of countries who are working together in the Indo-Pacific region to cooperate and integrate economically. मतलब ऐसा सोचो, it is a group effort to boost economic growth and cooperation. It was launched by President of United States Joe Biden on 23rd of May 2022. इसका पर्पस ये है to make region more resilient, sustainable, inclusive, fair, competitive, and it aims to support economic growth for the member countries. How it works? So IPEF wants to work together with existing regional agreements and support global trade rules. It's like ऐसा लगा लो building on what's already there, मतलब चीज़ें हैं, बस आप उसको और ज़्यादा better कर रहे हो. अभी currently इसके अंदर 14 members हैं, 14 partner countries हैं.
राइट? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, तो 14 पार्टनर कंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इट हैज़ 4 मेन पिलर्स। ये आपके मेन्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, क्लीन एनर्जी, कार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। ट्रेड, dealing with the exchange of goods and services. Supply chain resilience, making sure that supply chain, matlab the process of getting products from producers, consumers, it is strong and can handle the challenges. Working towards using clean energy, carbon emissions कम करें, improving the infrastructure, और ऐसे measures ensure करना that are fair and transparent. Financial practices हों, fair and transparent financial practices हों by managing taxes and preventing corruption. आप इवन दो IPEF isn't exactly जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं वो नहीं है exactly, इट्स लाइक मेंबर कंट्रीज चूज कि विच पार्ट दे वांट टू वर्क अपॉन। अब जैसे इंडिया की बात है, सो इंडिया इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन IPEF बट इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द पिलर्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इंडिया हर एक पिलर में है, नहीं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू नॉट टू बी द पार्ट ऑफ ट्रेड पिलर बिकॉज ऑफ मतलब मैनी थिंग्स encouraged by the IPEF didn't match with India's trade policies. So India has chosen to stay out of the discussions that are related to trade with the IPEF framework. ठीक है, ये सेशन है आज का। एक चीज रह गई है PVTG that I will take in tomorrow's lecture. इन डिटेल उसको कवर करेंगे। मेक श्योर कि जितना अभी हमने कवर किया है आप इसको अच्छे से चीज़ों को याद करें, सब कुछ एक साथ हो जाए वो अप्रोच मत रखो। छोटे छोटे टास्क दो, रिवीजन करते रहो और इंश्योर करो कि जो कुछ कर रहे हो वो सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ द डे याद हैं। सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, जितना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहोगे। हमारी एक अप्रोच है सब कुछ कर लें, ये भी कर लें वो भी कर लें। एक चीज़ करो, अच्छे से करो। 4 घंटे बैठना, ऐसे बैठे रहना बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2 घंटे भी पढ़ा है और वो 2 घंटे क्वालिटी स्टडी करी है वो भी बढ़िया है, तो टाइम मैटर नहीं करता, ये कहने का मकसद है। ठीक है, चलिए, दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। सेशंस अच्छे लगते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।